Hello everyone, welcome to Balwinder Live YouTube channel. Today we will discuss about 2017 CAPF एग्जाम के बारे में, जिसके अंदर कंप्लीट आपके रीजनिंग के सॉल्यूशन मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। बिफोर स्टार्टिंग दिस सेशन मैं सबको बता देता हूँ कि 2011 से लेकर 2019 तक के आपके CAPF के जितने भी मैथ्स के क्वेश्चन आए हैं मैंने अपनी प्लेलिस्ट के अंदर आपको पहले सॉल्व करके दे दिए हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और यहाँ पर आप आई बटन के ऊपर जाके उस प्लेलिस्ट को भी चेक कर सकते हैं। और अगर आपने नहीं देखे तो 2018 और 2019 इन दोनों की रीजनिंग के सेट मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिए हैं। आप उसको रीजनिंग वाले सेट को जरूर इस प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। उसका भी लिंक आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया, उसको जाके आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो जो बच्चे यहाँ पे इस चैनल के अंदर फर्स्ट टाइम आए हैं तो आप इस चैनल को जरूर ज्वाइन करें और अपने फ्रेंड सर्कल से शेयर करें। और इसी चैनल को आप टेलीग्राम के ऊपर सर्च करोगे तो वहां पे आपको यहाँ पे टेलीग्राम का मेरा एक चैनल मिल जाएगा, वहां पर आप ऐड हो सकते हैं। इन फ्यूचर कोई भी मेरी यहाँ पे कोई भी वीडियो आएगी तो टेलीग्राम के अंदर सबसे पहले पोस्ट हो जाएगी, ठीक है। तो उसका आपको बेनिफिट मिल जाएगा। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का हमारा आज का सेशन। और पहले क्वेश्चन से हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। वीडियो को जरूर अपने फ्रेंड सर्कल से शेयर करें और लाइक करें, ठीक। स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन, यहाँ से हम स्टार्ट करने वाले हैं। अब जब आपके पास इतनी बड़ी स्टेटमेंट आई है, पहली बात तो पेपर थोड़ा आपको फास्ट करना पड़ेगा रीजनिंग का, और इसको देखकर कभी घबराना नहीं कि ये कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन है या फिर कोई पजल टाइप है। ये बहुत फ्री का नंबर एक तरीके से पेपर के अंदर पूछने वाला कंसेप्ट होता है। बस आपने जैसे जैसे दे रखी है कंडीशन उसको पढ़ते रहे। यहाँ पे आपको यहाँ पे 6 नंबर दिख रहे हैं, तो सबसे पहले 6 पोजिशनों को बना ले, ठीक है। 1 2 3 4 5 और 6। क्लियर? उसने क्या लिखा है, जो ए है उसको सबसे हाईएस्ट मार्क्स मिलेंगे, मतलब यहाँ पे ए बैठेगा। बी को यहाँ पे मोर मार्क्स मिलेंगे यहाँ पे डी से, तो मतलब बी जो होगा वो डी से ऊपर होगा, बट होगा कहाँ पे पता नहीं है, तो मैं इसको साइड में लिख लेता हूँ, ठीक है। आगे लिखा हुआ है सी ऑब्टेन्ड मोर देन एटलीस्ट 2 अदर्स, मतलब सी जो है वो यहाँ पे नीचे नहीं आ सकता। यहाँ पर लास्ट में भी सी नहीं बैठेगा और सेकंड लास्ट में सी नहीं बैठेगा। ऊपर इन तीनों पोजीशनों में भी कहीं पे भी आ सकता है, ठीक है। यहाँ पे आ सकता है, यहाँ पे, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। ई हैड नॉट obtained द लोएस्ट मार्क्स, जो ई है वो सबसे नीचे नहीं बैठेगा, ये कंफर्म है, ऊपर कहीं भी बैठा जा सकता है। और उसने यहाँ पर ये कंडीशन देने के बाद आपसे पूछ लिया कि इनमें से बताओ कौन सी स्टेटमेंट सही होगी। यहाँ पे आपके पास 2 स्टेटमेंट गिवन है, ठीक है। तो पहली स्टेटमेंट को पढ़ो, देखो एटलीस्ट टू मेंबर्स ऑब्टेन्ड लेस मार्क्स देन यहाँ पे सी होगा, यहाँ पे मिसिंग है, यहाँ पे देन सी था। तो सी वाली स्टेटमेंट तो ऑलरेडी आपके पास यहाँ पे दे रखी है, तो ये रीस्टेटमेंट होगी, इसको लिखने का कोई फायदा नहीं है, ये तो हमारे पास गिवन ही है। और आगे देखो ई एंड एफ ऑब्टेन द सेम मार्क्स, हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। बट आगे देखो इसका उत्तर क्या करना है, पहले हुई तो पता चले ना। तो उसने यहाँ पे उत्तर क्या करना है कि जो ऊपर सी स्टेटमेंट है मैं किस स्टेटमेंट को पिक करूं, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट पिक करूं कि मेरा आंसर ये वाला आ जाए कि सबसे लोएस्ट मार्क्स किसको मिलेगा। क्लियर है कहानी? लोएस्ट मार्क्स मतलब ये आपको सबसे नीचे वाला पार्ट पूछा जा रहा है। तो आपको यहाँ पर या तो दोनों का दोनों यूज कर लो। यार दोनों कैसे यूज होंगी, ये तो सी वाली लाइन आपकी ऑलरेडी यहाँ पे दे रखी है, तो पहली स्टेट तो डेफिनेटली गलत है, इसको तो यहाँ पे हम मार्क करेंगे नहीं, मतलब आपका बोथ वाला उत्तर गलत हो गया, ये वाला उत्तर गलत हो गया, बच गए 2 ऑप्शन, ठीक है। क्या पता बी का यूज हो या फिर वो भी ना यूज हो, ठीक है। क्या पता इसका उत्तर ही ना कर पाए, बट इसके अंदर हमारा आंसर नहीं करने का कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए नीदर नॉर भी उत्तर गलत हो जाएगा, ये आपका उत्तर सही है। इसको बोलते हैं ऑप्शन से हिट एंड रन करना, ठीक है। अदरवाइज आप इसको पढ़ के देखो, इसका मतलब क्या है कि ई एंड एफ ऑब्टेन द सेम रैंक, ठीक है, सेम मार्क्स। तो यहाँ पर मैंने पहले रैंक के ऊपर ए को बिठा दिया, तो मैं बिठा लेता हूँ यहाँ पे दूसरे नंबर के ऊपर ई और एफ को, दोनों को एक साथ। टोटल 6 बंदे थे, 3 पोजीशन हो चुकी हैं, तो बचे कितने, 3 रैंक, 1 2 3। और सबसे यहाँ पे नीचे वाले पार्ट में सी नहीं बैठेगा दोनों में, ये तो गिवन है हमारे पास, तो यहाँ पे सी डेफिनेटली यहाँ पे बैठेगा। और ये दोनों बच गए बी और डी, और यहाँ पर आपका बी बैठेगा, यहाँ पे डी बैठेगा, यहाँ पे सी। इट मीन लोएस्ट क्या आएगा, डी आएगा। इसका आंसर आपका डी हो जाता है। तो सेकंड स्टेटमेंट से अपना उत्तर किया जा सकता है। कुछ बच्चों के दिमाग में ये भी आएगा कि सर यहाँ पे हमने ए तो लिख लिया, उसके बाद हमने यहाँ पे हमने सबसे नीचे वाले पॉइंट को चेक करना है कौन सा होगा, और हमारे पास लिखा है कि ई और एफ ऑब्टेन द सेम रैंक, ठीक है। तो हम ऐसा भी तो बोल सकते हैं कि यहाँ पर आपके पास जो होगा, यहाँ पे देखो एक पोजीशन 2 3 4 5 और 6वीं नंबर इसकी, मैंने ई और एफ को भी यहाँ पे सेकंड पे बिठाया था। आप यहाँ पे बिठा लो, क्या दिक्कत है, आप इनको यहाँ पर ई और एफ को एक साथ यहाँ पे बिठा लो ना दोनों को, और जब आप यहाँ पे बिठाओगे तो ये वाली पोजीशन यहाँ पे आ चुकी है, ठीक है, ये पोजीशन खत्म होगी। और बच गया बी और डी, बी और डी आपका यहाँ पे आएगा, क्योंकि सी तो नीचे आएगा नहीं, सी आपका यहाँ पे एडजस्ट ऑटोमेटिकली होगा, तो फिर से डी उत्तर होगा। तो ऑटोमेटिकली सबसे लोएस्ट कौन सा होगा, यहाँ पे डी होगा। तो सेकंड स्टेटमेंट का यूज करके हम उत्तर कर सकते हैं। पहली तो रीस्टेटमेंट थी, यहाँ पे सी लिखा हुआ था, तो उसका हम यहाँ पे यूज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, यहाँ पे सेकंड के ऊपर। यहाँ पर इस क्वेश्चन को पढ़ो, इफ ऑल द स्टूडेंट आर बॉयज, ओके, ये आपका सिलोगिज्म है।
जब हम इस क्वेश्चन को टारगेट करते हैं इस क्वेश्चन को पढ़ने के लिए। और बिफोर आगे मैं कंटिन्यू करूँ इस सेशन को, सबसे पहले बता दूं 2017 के अंदर भी आपके 16 से 17 क्वेश्चन मैथ के पूछे गए थे, तो उसको आप जरूर देख लेना, काफी अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इसके अंदर भी आपको यहाँ पे नॉर्मली अगर मैं बताऊं तो टोटल 4 क्वेश्चन ही दिखेंगे, ठीक है। फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर एंड फोर्थ नंबर, सिर्फ 4 क्वेश्चन आपके थे जो कि पेपर के अंदर आए हुए थे रीजनिंग से, ठीक है, 2017 के पेपर के अंदर। जैसे 2019 का पेपर किया, वहां पे 10 से 11 क्वेश्चन आपको रीजनिंग के मिले। ऐसे हम जैसे जैसे बढ़ते रहेंगे आगे तो आपको कहीं पे 2 क्वेश्चन मिलेंगे, कहीं पे 5 क्वेश्चन मिलेंगे। तो डिपेंड करेगा कि पेपर के अंदर रीजनिंग के क्वेश्चन कितने आते हैं और आप कितने सही करते हैं। अगर आप सिलोगिज्म का क्वेश्चन भी गलत करके आए तो पेपर से थोड़ा सा बाहर होने का चांस आपका ज्यादा बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि सिलोगिज्म फ्री का नंबर है आपके लिए, ठीक है। तो इसको पढ़ते हैं। यहाँ पे देखो, इफ ऑल द स्टूडेंट आर बॉयज, मतलब सारे का सारा जो स्टूडेंट का पार्ट है वो सारा का सारा किसमें है, बॉयज में। आगे लिखा हुआ है ऑल बॉयज आर डांसर, सारा का सारा यहाँ पे बॉयज जो होगा वो यहाँ पे किसके अंदर आएगा, डांसर के अंदर। तो उसने पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेफिनेटली ट्रू। डेफिनेटली ट्रू का मतलब समझ आता है सबको कैसे करना है, कि जो बिल्कुल ही पता हो कि ये हमारा सही है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट देखो, ऑल डांसर आर बॉयज। यार हमें ये डांसर का ये वाला पार्ट है, ये कैसे पता चलेगा इसके अंदर है, नहीं पता। तो जो नहीं पता ना उसको हम स्किप करते हैं, याद करना, ठीक है, गलत नहीं करते हैं, यहाँ पे स्किप करते हैं। आगे देखो, ऑल बॉयज आर स्टूडेंट, यहाँ पर सारे के सारे जो बॉयज हैं क्या स्टूडेंट है, ये वाला बॉयज स्टूडेंट में कब चला गया हमें नहीं पता इसके बारे में, तो ये भी क्या होगा, स्किप होगा। थर्ड देखो, ऑल डांसर आर स्टूडेंट, सारा का सारा डांसर स्टूडेंट में कैसे आएगा, ये वाला पार्ट कैसे चला जाएगा स्टूडेंट के अंदर, हमें नहीं पता, स्किप करेंगे यहाँ पे। थर्ड वाले देखो, ऑल स्टूडेंट आर डांसर, बिल्कुल डेफिनेटली ये वाला आपका ट्रू दिख रहा है, क्योंकि हमें तो ये पता है ना, ये वाला जो स्टूडेंट वाला पार्ट था अंदर, ये अगर बॉयज के अंदर है, बॉयज डांसर के अंदर है, तो ऑटोमेटिकली जो स्टूडेंट था वो आपका डांसर में ऑटोमेटिकली चला गया, ठीक है। इट मीन डी आंसर विल बी राइट, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अभी ये वाला, इस ये क्वेश्चन की बात करें तो ये आपका डाइस से क्वेश्चन पूछा गया है। डाइस के लिए हमें यहाँ पर थोड़ी सी मैं आपको 1-2 बातें बता देता हूँ, फिर हम इस क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। डाइस के लिए क्या होता है, जैसे जिसने कभी स्टार्टिंग में डाइस बनाई होगी, जैसे आजकल की डाइस देखते हो तो आजकल की डाइस क्या होती है, 1 के ऑपोजिट आपका 6 नंबर होता है, ठीक है, 3 के ऑपोजिट आपके पास 4 नंबर होता है एंड 2 के ऑपोजिट आपका 5 नंबर होता है, ठीक है। अगर आपको नहीं पता तो डाइस का रिलेशन ये है, और जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा यहाँ पे 3 और 4, 2 और 7, किसी को भी ऐड करके देखूंगा, इनका ना सम आपका 7 आता है। तो ये एक स्टैंडर्ड बना दिया गया है आफ्टर डाई, मतलब डाई बनने के बाद ही स्टैंडर्ड बनाया होगा। ऐसा थोड़ी कि किसी पर्सन ने डाई से बनाई थी स्टार्टिंग में, उसने देखा कि यार एक के ऊपर मैं 6 बनाऊंगा तो इसका 7 लॉजिक बनेगा, ऐसा उसने कुछ भी नहीं सोचा हुआ। इट मीन पहले की डाइस के अंदर 1 के ऑपोजिट कुछ भी नंबर हो सकता था, 2, 3, 5, 4, 6 एनी नंबर, क्लियर। बट आजकल की डाइस के अंदर ये कंफर्म हो चुका है, ये आपका स्टैंडर्ड एक बनाया जा चुका है, ठीक है। तो पेपर के अंदर क्वेश्चन कौन सी डाइस के आते हैं, ये वाली आज की डाइस के या पुरानी डाइस के। पेपर के अंदर याद रखना हमेशा 95% है पुरानी डाइस के ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर 5% इस डाइस से पूछे गए तो उसने मेंशन करना है वो लाइन को कि ओपोजिट जो फेस होंगे उनका सम कितना आएगा, 7 आएगा, इसका मतलब वो आज की डाइस से क्वेश्चन है, क्लियर है। आई होप आपको इतना सा ओवरव्यू पता चला होगा, ये दोनों डाइस के अंदर थोड़ा सा फर्क है। काफी बच्चे क्या करते हैं, इसको जजमेंट के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। जजमेंट कैसे, इफ द डाइस इज रेस्टिंग ऑन द साइड, तो उसने पूछा यहाँ पे 3 के ऑपोजिट बताओ, 3 डॉट के ऑपोजिट बताओ कौन सा यहाँ पे उसके टॉप में आएगा। यहाँ पर बच्चे देखते हैं कि सर ये रहा 3 वाला, ठीक है, ये वाला रहा 3, उसके ऑपोजिट पूछा हुआ है सर, तो 2 तो नहीं हो सकता क्योंकि 2 तो इसके साथ में है, तो मतलब ये ऑप्शन एलिमिनेटेड। सर 3 है, 3 के साथ यहाँ पे 4 भी नहीं हो सकता, ठीक है सर, 3 के साथ 6 भी नहीं हो सकता, बिल्कुल ठीक है, 6 भी नहीं हो सकता, बिल्कुल ठीक है। बट हमें कैसे पता 3 के ऑपोजिट 1 होगा या फिर 4 और 5 होगा, वी कैन नॉट डिसाइड दिस। और मैंने आपको ये ऑलरेडी बताया कि इसके बारे में नहीं पता होने को 1 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, तो कंडीशन क्या हो जाएगी, इधर और लग जाएगी, ये आपका उत्तर हो जाएगा। बात समझ आ रही है। ये तो हो गया कि जजमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है, बट आपको इसके रूल भी सीखने पड़ेंगे, तो रूल को जरूर सीख लेना। एक रूल है हमारे पास यहाँ पे 2 सिमिलर, ठीक है, 2 सिमी बोल देते हैं इसको, और दूसरा है हमारे पास यहाँ पे 1 सिमी। 1 सिमी को हम यहाँ पे क्लॉकवाइज भी बोल देते हैं याद करने के लिए, ठीक है। क्लॉकवाइज रूल भी आपका इसी का पार्ट है, तो याद रखना 1 सिमी और क्लॉकवाइज रूल। ये कैसे होते हैं आगे की वीडियोस के अंदर, जब हमारा लेक्चर यहाँ पे मैं आपको पढ़ाऊंगा वहां पर ये मैं आपको कंप्लीट सिस्टमेटिकल वे से पढ़ा पाऊंगा। अभी मैं सिर्फ इसके ऊपर ओवरव्यू प्रॉपरली नहीं करूंगा, सिर्फ मैं आपको इतना बताऊंगा कि 2 सिमिलर क्या होता है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान रखना 2 सिमिलर के बारे में, चलो मैं आपको 1 सिमिलर 2 सिमिलर करवाई देता हूँ, 1 सेकंड लगेगा बस, इसको थोड़ा ढंग से सीख लें, ठीक है। अगर मैं 2 सिमिलर की बात करूं, जो आपके इन दोनों में 2 नंबर सिमिलर हो, 2 नंबर कौन कौन से सिमिलर हैं, एक तो देखो 3 है आपके पास, ये रहा 3 इसके साथ सिमिलर है, मैं इनको इरेज कर दूंगा माइंड के अंदर। 6 नंबर किसके साथ सिमिलर है, ठीक है, 6 के 6 सिमिलर है, 2 का 3 से 3,
तो जो नंबर बच गए वो आपस में डेफिनेटली ऑपोजिट होते हैं इन ए केस ऑफ डाइस। दिस इज कॉल्ड टू सिमिलर। अगर पूछा होता ना कि टू के ऑपोजिट बताओ तो आपका उत्तर आता डेफिनेटली 4। तो ये हमें सीखना पड़ता है, चाहे डाइस कोई भी हो, आज वाली हो, कल की हो, परसों की हो, तरसों की हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका उत्तर यही आएगा। ठीक है, दूसरा क्या होता है हमारे पास, उसको भी नोट कर लो, वन सिमिलर। अगर किसी ने टू सिमिलर नहीं नोट किया, वीडियो को बैक करके इसको नोट कर लो, अच्छी चीजें आपको समझ आएंगी ये चीजें अपने आप ही। वन सिमिलर और क्लॉकवाइज रूल, इसको हम कैसे कर सकते हैं। मान लो इसके अंदर देखो एक ही सिमिलर होता, मैं थोड़ा इमेजिन करवा देता हूं। मान लो यहां पर आपके पास यही होता, ये इसको नहीं लेते हैं, हम इसको ले लेते हैं। ऊपर वाले पार्ट में मान लो सिंगल डॉट होता, सिंगल डॉट, सिंगल डॉट समझ आता ना, सिंगल डॉट होता, फिर क्या करते हैं, यहां पर आपके पास क्या लगाते हैं, वन सिमिलर लगाते हैं। वन सिमिलर में क्या होता है, जो नंबर आपका सेम है, जैसे ये 3 है, यहाँ पे 3 है, तो इस 3 को हम यहाँ पे लिखेंगे, फिर इस 3 से हम क्लॉकवाइज घुमा देंगे इस पोजीशन को। 3 के बाद कितना आ रहा है यहाँ पे 2, और 2 के बाद कितना आएगा 1। इसको 1 मानना है सिर्फ इमेजिन करने के लिए। ठीक है, यहाँ पर भी मैं इसको, यहाँ पे जो हमारे पास कॉमन था उसको लिखा, फिर इसको मैंने क्लॉकवाइज घुमा दिया। 3 के बाद कितना आएगा मेरे पास 6, उसके आगे कितना आएगा यहाँ पे 4। तो ये आपस में क्या होंगे, आपस में ऑपोजिट होंगे। बात समझ आ रही है, दीज आर ऑपोजिट टू ईच अदर। और आपका उत्तर अगर 1 के ऑपोजिट पूछता 4 आता, 2 के ऑपोजिट पूछता 6 आता, सर 3 के ऑपोजिट 3 के ऑपोजिट 3 नहीं आएगा, तो जो नंबर बच गया वो यहाँ पे आ जाएगा, 3 के ऑपोजिट 5 होगा। ठीक है, इसको बोलते हैं वन सिमिलर। और आपकी कोई भी डाइस हो, हमेशा ये रूल को मायने रख के आप अपना अपना उत्तर लगा सकते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। अभी का उत्तर देखो, आप तुमको फिर से करवा देता हूं। जैसे इसके अंदर देखो कि यहाँ पर, तो ये आपस में दोनों के दोनों क्या हो गए, सिमिलर हो गए। सर 2 ऑपोजिट 4 आएगा, ये तो पता चल गया। ठीक है, 3 के ऑपोजिट 6 नहीं हो सकता, 3 के ऑपोजिट 6 नहीं होगा, 6 साथ में पड़ा हुआ है, ये इसके ऑपोजिट हो नहीं सकते। ठीक है, तो 3 के ऑपोजिट बचे कौन से, ये बचे, तो आपका उत्तर ये होगा। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। यहाँ पे एक और, इस क्वेश्चन के अंदर हमने क्या डिस्कस करना है, यहाँ पे नंबर ऑफ रेक्टेंगल काउंट करनी है, जिसके अंदर स्क्वायर काउंट नहीं करनी है। ठीक है, स्क्वायर इज कॉल्ड इक्वल नंबर, इक्वल साइड्स होती हैं। रेक्टेंगल को कैसे काउंट करते हैं वो मैं आपको भी बता देता हूँ। ठीक है, और दूसरी बात, स्क्वायर और रेक्टेंगल काउंट करने के शॉर्ट ट्रिक्स भी होते हैं, नंबरिंग करके, उनके स्क्वायर करके, -1 1 करके भी आप कर सकते हैं। जब हमारा कोई क्वेश्चन आएगा उसके रिलेटेड तो आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं यहाँ पे सिर्फ रेक्टेंगल काउंट करनी है, तो रेक्टेंगल काउंट कर लो पहले। यहाँ पर 1 नंबर रेक्टेंगल, 2 नंबर रेक्टेंगल, 3 नंबर रेक्टेंगल, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर और 8 नंबर। ठीक है, तो मेरे पास 8 रेक्टेंगल तो सीधा काउंट हो रही है। प्लस अब आप सारे बच्चे देखो, क्या आपको ये रेक्टेंगल दिखाई दे रही है, इसको ना खुद काउंट करना है हर एक बच्चे ने। एक रेक्टेंगल ये दिखाई दे रही है, और दूसरी रेक्टेंगल आपको ये बड़े वाली दिखाई दे रही है, दो रेक्टेंगल दिखी। ऐसे ही आप चेक करो, यहाँ पे 8 तो हमने काउंट कर ही ली थी, तो यहाँ पे जैसे मैंने अभी आपको बताया था, एक हमारे पास ये वाली और दूसरी हमारे पास ये वाली, और ऐसे ही आप इधर से चेक करो, क्या ये रेक्टेंगल भी होगी ना, एक ये वाली और दूसरी ये वाली। यहाँ पर 8 और 4 कितने हो गए, ये दोनों के दोनों, 8 + 4 कितना हो गया 12। ऐसे ही ये 4 की 4 आपकी ऊपर से भी आएंगे। ठीक है, 8 + 4 हमने काउंट कर ली थी। ऐसे ही आपके पास ऊपर से भी ये वाला, एक ये वाली और दूसरी आपके पास ये वाली, तीसरी इधर से रेक्टेंगल ये वाला, और 4 नंबर ये वाला, तो 4 हमारे पास और आएंगे। 4 and 4 कितना होगा हमारे पास 8, 8 and 8 कितना हो जाएगा 16। दैट्स व्हाई बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। क्लियर है कहानी। आने वाले टाइम में इसके स्क्वायर के शॉर्टकट, रेक्टेंगल के शॉर्टकट आपको बता दिए जाएंगे जब हमारा कभी क्वेश्चन आएगा उसके रिलेटेड। क्लियर, चलो आई होप आपको आज का सेशन समझ आया होगा। आज का हमारा इतना ही सेशन है, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। आने वाले टाइम के अंदर 2016 से लेकर 2012 तक के मैं सारे के सारे आपको क्वेश्चन करवाने वाला हूँ यहाँ पे रीजनिंग के। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड सर्कल के साथ, मैक्सिमम से